तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉली सिविल टेक्निक। हम लोगों की जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने फ्रेंच क्रॉस स्टॉप तक पढ़ लिया था। और फ्रेंच क्रॉस स्टॉप से जो मैंने कंपलसरी आप लोगों को पढ़ाया था उसमें देखो कि कुछ निम्न पॉइंट इस तरीके से थे, जैसे कि 2 मीटर की दूरी में प्लस माइनस मतलब कि जैसे कि 1 मीटर की दूरी में प्लस माइनस जो त्रुटि होती है वो प्लस माइनस जो होती है वो हम लोग 2 ले सकते हैं, ठीक है। और 10 मीटर में जो त्रुटि मान्य है वो प्लस माइनस 3 है, ठीक है। और 20 मीटर में जो त्रुटि मान्य है वो प्लस माइनस 5 है, ठीक है। और जो 30 मीटर में त्रुटि मान्य है वो है प्लस माइनस 8 है। ये कुछ कॉमन पॉइंट हैं, जैसे कि 5 मीटर की जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं या 10 मीटर की जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो फिर इसमें मतलब कि सभी मीटर की जरीबों में अलग अलग कड़ियाँ होती हैं। जैसे कि 5 मीटर की जरीब में 25 कड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और 10 मीटर की जरीब में होती हैं 50 कड़ियाँ, ठीक है। और मतलब कि 20 मीटर की जरीब में होती हैं 100, ठीक है। और 30 मीटर की जरीब में होती हैं 150। तो मतलब कि ये जितनी मीटर की जरीब पहुँचते उसमें इंटू आप मतलब कि 5 का कर दो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एक बता रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने 30 मीटर पूछ दिया, ठीक। तो 30 इंटू 5 कर दो आप, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा, कड़ियाँ आपकी आएंगी 150, ठीक है। 150 आएंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी मीटर की कड़ियाँ बता सकते हो सिंपल तरीके से। ऐसे कि मतलब कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो होता है इसमें आपके 8 फलक होते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में 8 फलक होते हैं और प्रत्येक मतलब कि फलक जो है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। और मतलब कि सिंपल क्रॉस स्टाफ में 4 फलक होते हैं और इसमें जो है मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ओपन क्रॉस स्टाफ अपना 3 टाइप का होता है, ठीक है। और मतलब कि खसके जो हैं वो 90 डिग्री पर डाले जाते हैं। वो हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था। एक जरीब के साथ में 10 एरो मतलब कि प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और रैंगिंग रॉड की जो लंबाई होती है वो 2 से 4 होती है, ठीक है। रैंगिंग पॉल की होती है वो 4 से 8 मीटर होती है। ये जो सब कॉमन पॉइंट थे जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मतलब कि पढ़े थे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है या नहीं। एक तो कमेंट करते नहीं हो आप लोग, पता नहीं वीडियो पर व्यू भी नहीं बढ़िया आ रहे हैं, पता नहीं भाई, शेयर नहीं करते हो शायद आप लोग। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। समायोज्य गुनिया में मतलब कि समान व्यास 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर के 2 बेलन सिलेंडर लगे होते हैं। समायोज्य गुनिया मतलब कि ये ही एक ऐसी गुनिया है जिसमें कि 2 सिलेंडर यूज होते हैं। मतलब कि ये इस तरीके से भी MCQ में पूछ सकता है कि 2 सिलेंडर किस गुनिया में यूज होते हैं, तो फिर उसका नाम है वो समायोज्य गुनिया होती है, ठीक है। प्रकाशीय गुनिया मतलब कि ऑप्टिकल स्क्वायर ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है गोल प्रकाशीय गुनिया, एक होती है भारतीय प्रकाशीय गुनिया, एक होती है प्रिज्मी प्रकाशीय गुनिया, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी गोल प्रकाशीय गुनिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मतलब कि ये जो है गोल प्रकाशीय गुनिया, यहाँ पर ये थोड़ा पेन नहीं चला है। गोल प्रकाशीय गुनिया का जो व्यास होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये 125 सेंटीमीटर ऊंची होती है। मतलब कि ये जो होती है इसकी जो ऊंचाई होती है वो 125 सेंटीमीटर होती है और इसका जो व्यास होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नहीं है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों जगह सेंटीमीटर है, हाँ। तो मतलब कि ये हो गया, ठीक है। और ये एक धातु की बनी हुई मतलब कि गोल डिब्बी होती है। और इसमें जो मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, बॉक्स के अंदर 2 दर्पण लगे होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि 2 दर्पण लगे होते हैं, ठीक है। और ए तथा बी दर्पण को जो कंपलसरी नाम दिया जाता है वो ए तथा बी। और इसके मध्य मतलब दर्पणों के मध्य जो है वो 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये मतलब कि ओपन ऑप्टिकल स्क्वायर मतलब कि जितने भी हैं ये इनमें सब में
इनमें सब में 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, और सभी लंब डालने के काम में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है। और आगे जो है आप लोगों ने बताया नहीं आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने आगे जो आज क्वेश्चन बनाए हैं वो MCQ टाइप से हैं, ठीक है। आगे ये है, देखो, भारतीय प्रकाश गुनिया किसका बना होता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके। फर्स्ट जो हो गया पीतल हो गया, लोहा होगा, लकड़ी हो गई, चांदी हो गई। अब चांदी से तो इतना महंगा बनेगा नहीं, ठीक है, और लकड़ी का भी नहीं होता है, लोहे का भी नहीं होता, तो बचा क्या अपना पीतल। तो फिर भारतीय प्रकाशीय गुनिया जो होता है वो पीतल का बना होता है, ठीक है। भारतीय प्रकाश गुनिया की आकृति किस प्रकार की होती है। तो फिर भारतीय प्रकाशीय गुनिया आप लोगों ने शायद देखा हो बुक में, पता नहीं, लेकिन इसकी जो आकृति होती है वो समलंबाकार होती है, ठीक है। इनमें से ये कोई भी आए आप लोग मत लगाना, ठीक है। समलंबाकार होती है भारतीय प्रकाशीय गुनिया की आकृति। भारतीय प्रकाशीय गुनिया में कितने दर्पण लगे होते हैं, ये मैंने देखो अभी ऊपर ही पढ़ा दिया था, ठीक है। भारतीय प्रकाशीय गुनिया में देखिए यहाँ पर 2 दर्पण, ये देखो है 2 दर्पण लगे होते हैं। और यहाँ पर भी देखो, मतलब कि ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, तो फिर 2 दर्पण लगे होते हैं। तो देखिए ये 4th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रकाशीय गुनिया में कितने डिग्री पर दर्पण लगे होते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो होता है 45 डिग्री पर दर्पण लगे होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मतलब ट्रू फॉल्स टाइप का है, और मैंने मतलब कि ये ऑब्जेक्ट में बना दिया, ठीक है। क्या प्रिज्मीय गुनिया प्रकाशीय गुनिया से अधिक विश्वसनीय तथा सरल पड़ता है। तो फिर इसका जो है, हाँ, जो मतलब कि ज़्यादातर शायद संभवता है कि MCQ में भी ट्रू ही ज़्यादातर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, 2 मुख्य बिंदुओं की रेखा की सीध में उनके मध्य अंतर्वर्ती बिंदुओं को स्थापित करने को क्या कहा जाता है। मतलब कि 2 बिंदु हैं, ठीक है, 2 मुख्य बिंदुओं के बीच में मतलब कि कोई भी पोल अगर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। तो फिर उसको हम लोग रैंगिंग कहते हैं। रैंगिंग मतलब आरेखण कहते हैं, ठीक है। रैंगिंग या आरेखण मतलब कि कितने प्रकार से किया जाता है। तो रैंगिंग जो होती है वो अपन लोग की 3 टाइप से होती है, ठीक है। तो वैसे जो पॉइंट वाले क्वेश्चन थे उसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर देता था, अब इसमें एक्सप्लेन क्या करूँ, इसमें तो सीधे इन लोगों ने क्वेश्चन मैंने बनाया है और क्वेश्चन का सीधे आंसर आपको जो राइट है वो बता दो, और क्या। लेकिन हाँ, ये याद कर लेना जो MCQ पॉइंट मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स तो बना ही लेना। तो जब सर्वेक्षण रेखा के दोनों छोर स्टेशन आपस में दिखाई पड़ते हैं, जब मतलब कि दोनों पॉइंट हैं हम लोगों के जो एरिया है उसमें दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो कौन सा हम लोग मतलब कि रैंकिंग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों हम लोगों को दिख रहे हैं मतलब सीधे, मतलब कि डायरेक्ट, तो फिर डायरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। तो फिर वहाँ पर प्रत्यक्ष आरेखण हम लोग करेंगे, ठीक है, प्रत्यक्ष आरेखण। अब ये मतलब कि देखिए, डायरेक्ट रैंकिंग के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट रैंकिंग मतलब कि सिंपल होती है, सरल। इसमें कि हमको दोनों पॉइंट बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं, तो फिर इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट रैंकिंग के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता। इनडायरेक्ट रैंकिंग मतलब कि हमको 2 बाहर के पॉइंट हो गए और समथिंग और अंदर के 2-3 पॉइंट मान सकते हैं। तो फिर इनडायरेक्ट के लिए हम लोगों को 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। डायरेक्ट ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और इनडायरेक्ट के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। गहरी घाटी में आरेखण के लिए कौन सी आरेखण विधि अपनाई जाती है। तो फिर गहरी घाटी में मतलब कि गहरी घाटी मतलब कि इस तरीके से कुछ हो गया एरिया, ठीक है, ये हो गया, ये जो है, ये जो घाटी है मतलब कि गहरी है, और यहाँ पर इसको नापने के लिए हम लोग पारस्परिक आरेखण मतलब कि पारस्परिक आरेखण अपनाएंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग मतलब कि अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। एक सर्वेक्षण रेखा, ठीक, घने जंगल से निकाली गई एक सर्वेक्षण रेखा है जो घने जंगल से निकल रही है, ठीक है। और सिरों के दोनों स्टेशन आपस में तथा बीच के किसी भी बिंदु से दिखाई नहीं देते, मतलब कि कहीं से भी वो बिंदु दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर वहाँ पर कौन सी आरेखण विधि अपनाएंगे।
मतलब कि कहीं से भी वो पॉइंट दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष आरेखण, ये तो हम लोगों को सीधे ये एरिया हो गया और ये हो गए और ये हो गए, मतलब कि ये हम लोगों को डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया हमारा प्रत्यक्ष आरेखण, ठीक है। और मतलब कि ये अप्रत्यक्ष आरेखण मतलब कि ये हो गया और ये यहाँ पर थोड़ी बहुत झाड़ियाँ खड़ी हैं, एक तो ये खड़ा हो गया और ये खड़ा हो गया, और इसमें 4 व्यक्ति होते हैं जो कि मतलब कि धीरे से यहाँ से फिर यहाँ से बढ़ते जाते हैं, फिर ये इस तरीके से मतलब कि बन जाता है, ठीक है। और घने जंगल मतलब कि हो गया, घना जंगल मतलब कि बीच में जो है क्या होता है, मतलब कि ये इस टाइप से हो गया, ठीक है, घना जंगल, और एक तरफ इस टाइप से, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से मतलब कि हम लोग कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर यहाँ पर एक उपकरण टाइप का मतलब कि कुछ रहता है, तो फिर वहाँ पर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है। और कंपास शायद कंपास ही कहते हैं, यादृच्छिक रेखा आरेखा, ठीक है, यादृच्छिक रेखा आरेखा, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो हम लोग देखते हैं, तो फिर ये मतलब कि रेखा आरेखण हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये लोग आप लोग विशेष में मतलब कि लिख लेना, ठीक है। आज की क्लास में बस इतने ही MCQ क्वेश्चन रहेंगे। पिछली क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो मैं आपको कुछ जल्दी रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास लगभग 4 मिनट और हैं, तो फिर मैं आप लोगों को जल्दी से वो पिछला वाला रिपीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि चेन सर्वेइंग, मतलब कि पहले चेन सर्वेइंग कहाँ पर यूज करनी चाहिए, जैसे MCQ में पूछ लिया, MCQ में उन लोगों ने पूछ दिया कि चेन सर्वेइंग कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो चेन सर्वेइंग हमको एक तो छोटा एरिया हो, ठीक है, छोटा एरिया या फिर कम एरिया हो या फिर ओपन हो, तो वहाँ पर हम लोगों को चेन सर्वेइंग यूज करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर चेन सर्वेइंग सबसे यूजफुल रहता है। और मतलब कि चेन सर्वेइंग एक मितव्यय सर्वे के अंतर्गत आता है, मतलब कि चेन सर्वेइंग जो है वो मितव्यय सर्वे के अंतर्गत, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक जरीब के साथ में जो होता है वो 10 एरो मतलब कि दिए जाते हैं, और जो जरीब होती है वो जरीब का एक लिंक या कड़ी, एक लिंक या फिर कड़ी, जो उसकी लंबाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, और जरीब में मतलब कि 5 मीटर या 10 मीटर की दूरी पर जो टैग लगे रहते हैं, ठीक है। और मैदान में जो हम लोग किसी भी आरेखण को मतलब कि याद रखने के लिए पैग का यूज करते हैं। पैग मतलब कि एक उसको हिंदी में खुटिया भी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर पर्वतीय मतलब कि पर्वत एरिया हो गया, हिल एरिया हो गया, वहाँ पर हम लोग चेन सर्वेइंग यूज नहीं करते हैं। सर्वेक्षण की मतलब कि जांच करने के लिए हम लोग जो होता है वो टाई लाइन या फिर चेक लाइन, मतलब कि टाई लाइन या फिर चेक लाइन का यूज करते हैं सर्वेक्षण की जांच करने के लिए। और कोण मापन के लिए हम लोग कंपास या थियोडोलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। कंपास या फिर थियोडोलाइट का, कोण मापन के लिए कंपास या थियोडोलाइट का यूज करते हैं। और जैसे कि मेरे हिसाब से एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जरीब एक उर्दू फारसी उर्दू भाषा का शब्द है, जिसको भूनापिकी भी कहते हैं। और जब भी मतलब कि क्षेत्र एरिया में किसी भी नए पॉइंट को स्थापित करना होता है, तो हम लोग उसके लिए 2 रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारा एक क्लॉथ या लिनन टेप होता है, जो कि प्रसिद्ध लंबाई के लिए यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। और एक कड़ी मतलब कि जो इस्पाती बैंड या जो इस्पाती मतलब कि जो स्टील बैंड जो होता है, उसका यूज हम लोग परिशुद्ध माप में नहीं करते हैं, ठीक है। और मतलब कि जो इनवायर टेप होता है वो मिक्स धातु का बना होता है, जिसमें कि 36% निकेल रहता है
और 64% जो होता है वो स्टील रहती है, ठीक है, वो स्टील रहता है। और जो जरीब वाला पॉइंट है वो तो मैं बता ही चुका हूँ। एक लिंक या कड़ी जो होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। और सर्वेक्षण में हम लोग 5 टाइप की चैन का यूज करते हैं। एक इंजीनियरिंग चैन हो गई, और राजस्व चैन हो गई। इसको पटवारी चैन भी कहते हैं, राजस्व चैन को पटवारी चैन भी कहते हैं। और मेटलिक टेप हो गया, मतलब कि और तो कुछ खास है नहीं। जो फिर एक बार मैं आप लोगों की, अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं रिपीट क्लास लगा दूंगा। बस थैंक यू स्टूडेंट्स, और चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बस आप लोग शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।